Inspiring Minds. I welcome you all on my YouTube channel. Today I will discuss with you one of the most important kingdom of the South India, which was very much important from the geopolitical point of view, जिसका नाम है मैसूर। और इसमें हम टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। जो ये मैसूर है, मैसूर का किंगडम, ये साउदर्न इंडिया में आता था, कर्नाटका स्टेट में। यहाँ पे ये मैसूर है, साउदर्न इंडिया कर्नाटका से। और जो ये मैसूर की जो हिस्ट्री, ये स्टार्ट होती है 1399 से स्टार्ट होती है। 1399 से ये स्टार्ट होती है। जो ये मैसूर किंगडम है, इस पे पहले जो रूल कर रहे थे वो थे वोडियारस। वोडियारस इस पे पहले रूल कर रहे थे। तो इसका जो पहला किंग, इस मैसूर में पहले मोनार्की थी, तो इसका जो पहला किंग इस मैसूर का था, उसका नाम था यडुरावा। YA यडुरावा। यडुरावा पहला किंग या पहला मोनार्क था मैसूर का। इस मैसूर पे तकरीबन 25 किंग्स ने रूल किया है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मैसूर किंगडम। टीपू सुल्तान। जो ये मैसूर किंगडम है, उसके इसमें जो एक किंग था, उसका नाम था चिका कृष्णा राज। चिका कृष्णा राज भी एक किंग था जिसने इस मैसूर पे अपना पावर कंट्रोल किया। इस मैसूर का अपना पावर कंट्रोल किया, मैसूर को कंट्रोल किया। जो एक सेकंड, जो ये चिक्का कृष्णा राज था, ये किंग था मैसूर किंगडम में भी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, देयर वर एटलीस्ट 25 किंग्स जिन्होंने इस मैसूर पे रूल किया है। तो उसमें एक किंग, उसका नाम था चिक्का कृष्णा राज। उसका नाम था चिक्का कृष्णा राज। चिक्का कृष्णा राज। चिक्का कृष्णा राज के अंडर 2 मिनिस्टर्स काम करते थे। एक मिनिस्टर का नाम चिक्का कृष्णा राज। चिक्का कृष्णा राज एक किंग था इस मैसूर किंगडम में। इसके अंडर 2 मिनिस्टर्स काम कर रहे थे। एक नंजा राज और दूसरा था देवराज। नंजा राज, NANJ, नंजा राज, और दूसरा था देवराज। ये दोनों, नंजा राज और देवराज, ये 2 भाई थे जो इस किंगडम में चिक्का कृष्णा राज के अंदर काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये किंग था चिक्का कृष्णा राज को इन्होंने पुपेट बनाया था। इन्होंने वहाँ पे जो पावर था, उस पावर पे इन्होंने कब्जा किया। वहाँ की जो गद्दी थी, उस गद्दी पे इन्होंने कब्जा किया था। और वहाँ पे जो सब कुछ जो उस किंगडम में, वो यही 2 भाई चला रहे थे। एक था नंजा राज और दूसरा था देवराज। फिर क्या होता है, इन्हीं किंगडम में हैदर अली की जन्म होती है। हैदर अली का जन्म होता है इन्हीं किंगडम में। हैदर अली का जन्म होता है 1721 में। तो जो ये हैदर अली, फिर ये मैसूर आर्मी ज्वाइन करता है। एज ए मैसूर आर्मी में ये ज्वाइन करता है एज ए पिटी ऑफिसर। ये ज्वाइन करता है एज इन मैसूर आर्मी। फिर ये ग्रेजुअली
इसकी प्रमोशन हो जाती और ये रीच होता है, ये पहुंच जाता है तो हाई हाई पोजीशन इन, तो ये हाई पोजीशन पे पहुंच जाता है इन मैसूर आर्मी। वहां पे जो ये फिर ये क्या करता है, ये एस्टेब्लिश, इस हैदर अली जो है ये एस्टेब्लिश करता है वहां पे ये एक मॉडर्न आर्सेनल। ये जब ये पहुंच जाता है एट ए हाई पोजीशन इन द मैसूर आर्मी, ये एक मॉडर्न आर्सेनल यानी कि एक जदीद तर्ज पे एक तोपखाना वहां पे तैयार करता था। इसने वहां पे एक जदीद तर्ज पे एक तोपखाना तैयार किया, मॉडर्न आर्सेनल, उसका नाम था डिंडीगाल। डिंडीगाल इस हैदर अली ने स्टार्ट किया था वहां पे। डिंडीगाल ये क्या था, ये एक मॉडर्न आर्सेनल था, मॉडर्न आर्सेनल। इसने ये स्टार्ट किया है हैदर अली ने इन 1755 में, इसने ये स्टार्ट किया 1755 में इसने ये स्टार्ट किया जब एक हाई ऑफिशियल था मैसूर आर्मी में, और इसको इसने बनाया था विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स। इसने फ्रांस से कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए थे, उन फ्रेंच एक्सपर्ट्स की मदद से इसने ये वहाँ पे सेटअप किया था, एस्टेब्लिश किया था डिंडीगाली, एक मॉडर्न आर्सेनल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स। फिर 1716 का टाइम पीरियड आता है। 1760 में इसने जो ये नंगराज था, नंजा राज जो वहाँ पे था, जो दो भाई रूल कर रहे थे, नंजा राज और देवराज, इसने इनकी किंगडम को ही तख्ता पलट दिया। इनकी किंगडम पे ही इनके जो वहाँ पे पावर था, पावर पे इसने कब्जा किया और इसने वहाँ पे अपनी ही अथॉरिटी एस्टेब्लिश की। इसने वहाँ पे अपना ही कब्जा जमाया है मैसूर स्टेट पे। इसने फिर उसके बाद इसने बहुत सारी टेरिटरीज को कॉन्क्योर किया, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टेरिटरी थी मलाबाग। मलाबाग पे भी इसने कब्जा किया था इस हैदर अली ने। और इसकी एक डिज़ायर थी, एक चाहत थी कि ये इंडियन ओशन तक भी पहुंच जाए। तो उसके बाद जब इसने जो ही इसने वहाँ पे अपना पावर एस्टेब्लिश किया है, तो उसके साथ साथ इसने लड़ाइयाँ भी स्टार्ट की। इसने वार्स स्टार्ट किए हैं, ही स्टार्टेड वार्स। इसने वार्स स्टार्ट की, और वार्स किसके साथ स्टार्ट की, इसने मराठास के भी स्टार्ट की वार्स, मराठास के साथ भी वार्स स्टार्ट की। उसने निज़ाम के साथ भी, जो निज़ाम था उसके साथ भी लड़ाई शुरू की, और वहाँ पे जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के साथ भी इसने वार स्टार्ट किए। फिर क्या होता है, फिर 1769 का टाइम पीरियड आता है। फिर 1769 में क्या करता है, इसने डिफीट किया था। 1769 में इस हैदर अली ने डिफीट किया था, ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट करता है ये, ब्रिटिश फोर्सेस को ये डिफीट करता है और ये पहुंच जाता है मद्रास तक। और ये फिर पहुंच जाता है मद्रास तक। फिर क्या, फिर 1781 में ब्रिटिश आर्मी, फिर 1781 में क्या होता है, ब्रिटिश आर्मी क्या कर 1781 में ब्रिटिश आर्मी जिसको लीड करता है, ब्रिटिश आर्मी को लीड करता है एक अंग्रेज ऑफिसर इरीकूट, इरीकूट लीड करता है ब्रिटिश आर्मी को 1781 में। फिर वो डिफीट करते हैं हैदर अली को, डिफीट करते हैं, डिफीटेड हैदर अली एट पोर्ट नोवा। 1780 में क्या होता है, 1780 में ब्रिटिश आर्मी होती है अंडर इरीकूट, जो डिफीट करते 1781 में क्या होता है, 1781 में ब्रिटिश आर्मी अंडर इरीकूट वो डिफीट करते हैं, हैदर अली को डिफीट करते हैं एट पोर्ट नोवा पे ये इसको डिफीट करते हैं। फिर 1782 में हैदर अली की डेथ होती है, और फिर सक्सीड करता है इसका बेटा टीपू सुल्तान। तो ये जो लड़ाई होती थी ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार में, टीपू सुल्तान जो है वो
अब मैसूर पे इसका राज आता है, मैसूर किंगडम पे अब ये कंट्रोल करता है, ये अपने फादर हैदर अली को सक्सीड करता है 1782 में। फिर क्या होता है, जो ये टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान, ये जो टीपू सुल्तान है ये कंसिडर किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टीपू सुल्तान का, टीपू सुल्तान का की जो पिक है वो यहाँ पे मैंने लगाई है, ये है टीपू सुल्तान। जो ये टीपू सुल्तान है, ये इसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को टाइम के साथ भी चेंज किए करे, अपने साथ को एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करे। फिर ये क्या करता है, ये टीपू सुल्तान ये नया एक कैलेंडर लाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैलेंडर। एक इंपॉर्टेंट टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द टीपू सुल्तान कि जो ये टीपू सुल्तान होता है ये इंट्रोड्यूस करता है एक न्यू कैलेंडर, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैलेंडर करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैलेंडर, ये नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस करता है ये टीपू सुल्तान। और क्या करता है, ये एक सिस्टम ऑफ कॉइनेज भी, एक नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज, करेंसी का एक नया सिस्टम लाता है, सिस्टम ऑफ कॉइनेज, सिस्टम ऑफ कॉइनेज, ये एक नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज भी वहां पे लाता है। और ये एक नया जो स्टैंडर्ड सेटअप करता है फॉर वेट्स एंड मेजर्स, न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स भी करता है ये, यानी कि टीपू सुल्तान तीन चीजें करता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट, पहला ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर, एक कैलेंडर इंट्रोड्यूस करता है, एक नया कैलेंडर। और दूसरा क्या करता है, ये एक नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज लाता है, नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज। और जो तीसरा ये न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स वहां पे इंट्रोड्यूस करता है, वेट्स एंड मेजरमेंट मेजर्स, ये तीन चीजें टीपू सुल्तान करता है। इसकी एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है, टीपू सुल्तान की एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है, पर्सनल लाइब्रेरी, इसकी एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है टीपू सुल्तान में। उसमें बुक्स थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, मैथमेटिक्स। ये पूछा जाता है कि जो टीपू सुल्तान ने लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की वहाँ पे कौन कौन से बुक्स रखे गए थे, वहाँ पे क्या क्या किताबें थी, वहाँ पे थे कौन कौन से, इसमें रिलीजन के बुक्स, पर्सनल लाइब्रेरी जो थी टीपू सुल्तान की, वहाँ पे कौन कौन से बुक्स रखे गए थे, वहाँ तो सब्जेक्ट्स थे ऑन रिलीजन पे वहाँ पे बुक्स थी, वहाँ पे हिस्ट्री पे बुक्स थी, और वहाँ पे मिलिट्री साइंस पे बुक्स थी, मिलिट्री साइंस, और वहाँ पे क्या थी, मैथमेटिक्स की भी बुक्स थी इस टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी में। और दूसरा, टीपू सुल्तान ने वो एक इंटरेस्ट दिखाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ही गॉट इम्प्रेस्ड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसलिए इसको वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने अपनी जो इसका किंगडम था, जो इसका किंगडम मैसूर था, वहां पे इसने एक पौधा लगाया था, एक प्लांट लगाया था, उस प्लांट को कहते थे ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी, LIBERTY, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्री ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे लगाया था इस टीपू सुल्तान ने, एक जगह है श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम पे इसने एक प्लांट किया था, उसका नाम था ट्री ऑफ लिबर्टी। ये पूछा जाता है ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है और ये किसने प्लांट किया है। ये ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगापट्टनम मैसूर में है और इसको प्लांट किया था टीपू सुल्तान ने। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस टीपू सुल्तान, जो ये टीपू सुल्तान था ये मेंबर बन गया था एक इंपॉर्टेंट, वहां पे एक क्लब था, उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का ये मेंबर बन गया था टीपू सुल्तान, जैकोबिन क्लब, JACOBIN, जैकोबिन क्लब का ये मेंबर बन गया था ये टीपू सुल्तान। जो ये टीपू सुल्तान है इसकी जो आर्मी थी वो वेल डिसिप्लिन्ड थी, वो उसने वो ट्रेन किया था लाइक जिस तरह यूरोपियन सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता था, इन द सेम वे ही ट्रेन्ड हिज सोल्जर्स लाइक इन जस्ट लाइक ऑन द बेस ऑफ यूरोपियन फैशन। इसने और एक कोशिश की
की थी, जो ये टीपू सुल्तान ने, कि इसकी एक मॉडर्न नेवी थी, कि वो एक मॉडर्न नेवी बनाए 1796 में। 1796 में टीपू सुल्तान ने कोशिश की कि वो एक मॉडर्न नेवी को एस्टेब्लिश करना चाहता था, और उस पर्पस के लिए इसने 2 डॉक यार्ड्स बनाए थे। कितने? 2 डॉक यार्ड्स बनाए थे। और वहाँ पे इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि शिप्स के जो मॉडल्स ये खुद सप्लाई करता था, ये खुद ही शिप्स के जो नक्शे वो तैयार करता था, ये टीपू सुल्तान। तो ये खाली वाहिद इंडियन रूलर था जिसने इस बात को समझ लिया था कि अगर हमारी इकनॉमी स्ट्रांग होगी तो हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ की जो फाउंडेशन है वो भी स्ट्रांग होगी। तो इसने बहुत सारी कोशिश की टू इंट्रोड्यूस द मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की। इसने फॉरेन वर्कमैन को इंपोर्ट किया था, फॉरेन से लोगों को लाया था, एक्सपोर्ट्स को लाया था, फॉरेन वर्कमैन उनको लाया था एज एक्सपोर्ट, और उनको सपोर्ट किया था, उनको स्पॉन्सर किया थ्रू स्टेट, ताकि वो यहाँ पे अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में सपोर्ट करे। इसने अपने एमिसरीज, अपने सफ़ीर को, जिस तरह आज के हमारे एम्बेसडर होते हैं, इसी तरह उस टाइम में भी इसने अपने एम्बेसडर्स, अपने एमिसरीज, अपने सफ़ीर भेजे थे 2-4 जगहों पे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रांस। इसने म्यांमार अपने एमिसरीज को भेजा, इसने ईरान भेजा, इसने फ्रांस भेजा, और इसने तुर्की, इन 4 जगहों पे इसने अपने एमिसरीज, अपने एम्बेसडर्स भेजे, ताकि वो डेवलप करे ट्रेड रिलेशंस इनके साथ, इनके साथ। और इसने चाइना के साथ भी ट्रेड किया था, और इसने चाइना के साथ भी ट्रेड एस्टेब्लिश किया था। और इसने ये भी कोशिश की कि वो अपने ट्रेड को प्रमोट करे रशिया के साथ, सऊदी अरबिया के साथ। इसने अपने ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेडिंग सेटअप एस्टेब्लिश किए, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को सेटअप किया, पोर्ट टाउन में सेटअप किया। ये टीपू सुल्तान है, सिंपली ये जो ही वाज अ पावरफुल रूलर, ये ब्रेव और ब्रिलियंट कमांडर था। इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेइंग है, प्लीज रिमेंबर। वो जो सेइंग है उसको एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी एक सेइंग है, इसने बोला था, इट इज बेटर टू लिव ए डे ए लायन, इट इज बेटर टू लिव ए डे ए लायन देन ए लाइफ टाइम शीप। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेइंग है इस टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान ने कहा था, ये अच्छा है अगर हम एक शेर की जिंदगी गुजारे, एक ही दिन अगर हम शेर की जिंदगी गुजारे, तो वो है एक भेड़ की अगर उम्र भर की जो जिंदगी है, भेड़ की उम्र भर की जिंदगी है, उससे अच्छा शेर की एक ही जिंदगी अच्छा है। तो इसने बोला था, इट इज बेटर टू लिव ए डे एज ए लायन देन ए लाइफ टाइम एज ए शीप। और इसका जो टाइम, जो टीपू सुल्तान ने इसने एक वार जो था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जो स्टार्ट हुआ था 1789 में, फिर 1792 तक वो वार चला। उस वार में इसने फाइट किया है। उस वार में एक साइड से था जो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार है, इसमें एक साइड से था थर्ड एंग्लो मैसूर वार इसमें एक साइड से निज़ाम था थर्ड एंग्लो मैसूर वार, इसमें एक तरफ से निज़ाम था, मराठा था, और ब्रिटिश थे। ब्रिटिश को उस टाइम लीड जो कर रहा था वो कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस जो लड़ाई है, इस लड़ाई में क्या, इसमें इसको जो ये टीपू सुल्तान था, इस लड़ाई का जो आउटकम था वो है, इसमें एक ट्रीटी की गई है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी श्रीरंगापट्टनम। इस लड़ाई का जो आउटकम था वो था, एक ट्रीटी हुई, एक महादा हुआ है, उस महादे का नाम था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम।
ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इस ट्रीटी के अंदर इस टीपू सुल्तान को अपनी जो इसकी टेरिटरी थी, इसकी जो सल्तनत थी, उसका आधा इसको ब्रिटिशर्स को देना पड़ा कि एज ए वार इंडेपनिटी, इसको एज ए वार जो उनमें उनको जंग में खर्चा आया तो तो फिर इससे उन्होंने वो खर्चा वसूल किया इन द फॉर्म ऑफ उसकी कुछ टेरिटरी ही छीन ली। टीपू सुल्तान की टेरिटरी छीन ली। फिर 1798 का टाइम पीरियड आता है, 1798 का टाइम पीरियड आता है। उस टाइम गवर्नर जनरल जो होता है वो उसका नाम है लॉर्ड वेल्सी, जिसने इंट्रोड्यूस किया है सब्सिडरी अलायंस। तो फिर 1799 का टाइम पीरियड, 1799 में क्या होता है, 1799 में क्या होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। उस टाइम जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड वेल्सी। तो एक साइड से ब्रिटिश होता है और ब्रिटिश के कुछ एलाई लाइक निज़ाम होते हैं और निज़ाम होता है, मराठास होते हैं, उसके जो एलाई है, और दूसरी तरफ से जो होता है वर्सेस टीपू सुल्तान। ये जो होता है ये जंग टीपू सुल्तान, इस वार में क्या होता है, इसमें इसमें जो ये एलाइज होते हैं ब्रिटिश प्लस उनके जो एलाइज, ये विक्टोरियस हो जाते हैं। ये वार, इस वार में वो टीपू सुल्तान को डिफीट करते हैं। फिर फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ होती है 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ होती है। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान इन 1799, वो इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वार का जो रिजल्ट था वो था डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो यहाँ से टीपू सुल्तान की जो हिस्ट्री है वो खत्म होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैसूर किंगडम एंड द टीपू सुल्तान। होप यू लाइक दिस, डू सपोर्ट एंड share this lecture. Hope you like it. Till now, goodbye. Fi amanillah. See you in the next lecture.